अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से एक सिंपल डेटा मेंबर को एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे क्या क्या इस्तेमाल थे और इसके कौन कौन से एडवांटेजेस थे हमें एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर किसी डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने के, उसके बारे में हमने तफसील से बात की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी भी एक सिंपल फंक्शन को, किसी एक्सटर्नल फंक्शन को किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का मकसद बेसिकली ये था कि हमारा वो जो फंक्शन है वो उस स्पेसिफिक क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है। इसकी जो डिटेल, अगर आपने ये हमारी वीडियो जो थी वो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखें तो आपको उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड क्लासेस। तो फ्रेंड क्लासेस के नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको इसका अंदाजा हो रहा होगा कि हम किस तरह से फ्रेंड क्लासेस वगैरह को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फिर भी मैं इस चीज को जो है वो एम्फसाइज करता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड क्लासेस जो है वो बेसिकली एक इस तरह की क्लास के जिसके जो भी मेंबर फंक्शंस हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शंस को जो होता है हमें डिफरेंट जो वेरिएबल्स वगैरह उन्हें यूज करना होता है, तो एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी स्पेसिफिक क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। हमारी उस क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो उस स्पेसिफिक क्लास के डेटा मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो उस क्लास को हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। तो आप जानते हैं कि हमारी जो एक स्पेसिफिक क्लास होती है उसके सिर्फ उसी के डेटा मेंबर्स उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि हमारे पास जो दूसरी क्लास है उसे इस तरह की जो हमें इजाजत देनी पड़ जाए कि वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, तो इस सूरत में हमें फ्रेंड क्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी इस चीज में कंफ्यूजन है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको मजीद आगे जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे तो आपको तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बारे में मजीद बात करते हैं। तो हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है वो बेसिकली ये है कि हम किसी भी क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाने के लिए उसके साथ सिंपली फ्रेंड का जो कीवर्ड है उसे यूज करेंगे। तो जिस तरह से मैंने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का फ्रेंड बनाने के लिए उसे एज अ फ्रेंड फंक्शन दूसरी जो हमारी स्पेसिफिक क्लास थी उसके अंदर डिक्लेयर किया था, तो उसी तरह से मुझे एक क्लास को अगर दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाना है तो उसके साथ भी मुझे फ्रेंड का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर इसे इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरह का, हमारे पास एक प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है कि जिसके अंदर दो क्लासेस हो, पहली क्लास का नाम होगा ए और दूसरी क्लास का नाम होगा बी। अब हमें करना क्या है कि हमें क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लास बी है उसके मेंबर फंक्शंस क्लास ए के डेटा मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं, उन्हें एक्सेस कर सकेंगे, उनको मॉडिफाई करना या जो भी हम फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं वो चीजें उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें हमारे पास जो फ्रेंड जो हमने क्लास बनाई है क्लास बी, उसके अंदर हमें दो मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं, एक होगा शो ए और एक होगा शो बी। तो इन दोनों का मकसद बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो क्लास ए है उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू को शो करने के लिए हमारे पास ये जो दो फंक्शंस हैं ये काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज के साथ समझ आ चुकी होगी कि हमें ये काम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास फर्ज करें कि मैं क्लास बी है उसे क्लास ए का फ्रेंड बनाता हूं। तो हमारी जो फ्रेंडशिप होगी इस क्लासेस के दरमियान जो फ्रेंडशिप होगी वो होगी वन साइडेड। तो वन साइडेड का मतलब ये है कि अगर मैं क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बनाता हूं तो हमारी जो क्लास बी है ये तो क्लास ए की प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगी, लेकिन जो क्लास बी है जिसके अंदर इसे डिक्लेयर किया गया है, जो क्लास ए है जिसके अंदर इसे डिक्लेयर किया गया है, वो क्लास जो है वो बी के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो बेसिकली ये जो थी ये एक वन साइडेड फ्रेंडशिप होगी। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हमारी ये जो वीडियो है ये है इंडेक्स 36। तो हमारे पास 36 वीडियो है, तो मैं इंडेक्स 36 नाम से जो है ये फाइल बनाऊंगा और बॉयलर प्लेट कोड लिखने के बाद अपने काम का आगाज करते हैं। तो हमें करना क्या है कि बेसिकली दो क्लासेस हमें बनानी है, एक क्लास है हमारे पास ए और एक क्लास होगी बी नाम से। तो मुझे क्या करना है कि जो ए है उसके अंदर प्राइवेटली हमारे पास जो डेटा मेंबर्स है, एक डेटा मेंबर होगा ए और एक होगा बी। तो इस तरह से दो डेटा मेंबर्स है हमें डिक्लेयर करने थे क्लास ए के अंदर, और इसके पब्लिक के अंदर हमें कोई भी चीज में कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है, तो मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर देता हूँ कि जिसकी मदद से मैं ए और बी की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा ताकि जब मैं बी के फंक्शन के अंदर इसे यूज करूं, बी की मदद से ए और बी की वैल्यूज को यहाँ से जो है वो आपको शो करवाऊं,
तो उस सूरत में मुझे कोई ना कोई वैल्यू जो है वो देखने को मिली। तो अब मुझे क्या करना है कि क्लास बी के अंदर कुछ इस तरह का एक फंक्शन लिखना है। बल्कि फंक्शन लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था यानी फ्रेंड बनाना, तो पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड हमारे पास जो क्लास है उसे इस क्लास बी को क्लास ए का फ्रेंड बनाने के लिए मुझे फ्रेंड कीवर्ड और उसके बाद क्लास बी कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब जब मैंने ये इस तरह से एक डिक्लेरेशन कर दी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लास बी है वो क्लास ए के जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकती है, हालांकि ये एक अलहदा क्लास है। तो उम्मीद है कि आपको जो पहले कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। फिर भी मैं आपको एक मरतबा एक समरी हमारे पहले कॉन्सेप्ट्स की देता चलूं कि हमारे पास जो क्लास ए है उसके अंदर जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, हम अगर एक सिंपल केस की बात करें तो उसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स को सिर्फ हमारी इसी क्लास के अंदर जो मैंने मेंबर फंक्शन लिखे थे सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा वो फंक्शन एक्सेस कर सकता है जो इसका फ्रेंड हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो क्लास बी है जो बिल्कुल एक अलग क्लास है उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं वो इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, तो उस सूरत में मुझे इस तरह से इसे क्लास बी को एज अ फ्रेंड क्लास यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ इस बात में कंफ्यूजन है कि मुझे यहाँ पर इसे जिस तरह से मैंने फ्रेंड फंक्शंस की सूरत में यहाँ पर क्लास बी को डिक्लेयर किया था या उसकी सिग्नेचर दिया था वो देना पड़ेगा या नहीं। बाकी इसको जब हम रन करेंगे तो इस चीज की जो है वो समझ आ जाएगी। शायद मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना था। तो बेसिकली मैं ये जो हमारा नेक्स्ट का काम है वो मैं करता हूँ। तो इस तरह की गलतियां जो है यहाँ भूल जाना, ये चीजें जो है आपके लिए कॉमन होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इंटरनेट पर ब्राउज करें, आपको उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो अब हमारे पास जो पब्लिक क्लास बी जो है उसके अंदर मुझे डेटा मेंबर्स वगैरह जो है उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मेरा जो काम है वो सिंपली इसके अंदर जो फंक्शंस हैं उन्हें करने के बाद ही हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि एक इस तरह का फंक्शन जो हमारे पास क्लास ए है उसके अंदर जो ए की वैल्यू है उससे यहाँ पर डिक्लेयर करेगा, जो हमारे पास जो ए की वैल्यू है उसे यहाँ पर एक्सेस कर सके। तो इस तरह का एक फंक्शन जो है वो मुझे क्रिएट करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर ऐसा पैरामीटर क्लास ए जो है उसका कोई ना कोई एक जो है वो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट क्लास ए का यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसकी मदद से ए के अंदर जो ए की वैल्यू है उससे मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखूंगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज ए डॉट ए। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ए के अंदर जो भी हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर ए है उसकी वैल्यू जो है मैं उससे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर ए नहीं बल्कि एक्स डॉट ए लिखना होगा, क्योंकि मैंने एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्स को प्रोवाइड किया था, एक्स को पास किया था। तो चूंकि हमारे पास एक्स जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया गया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा मेंबर है ए उसे मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली यहाँ से हमारे पास जो वॉइड शो ए का फंक्शन है इसी को हमारे पास जो आर्ट की होती है और उसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से यहाँ पर कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पर इसे शो बी बनाने के लिए जो हमारे पास हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन है वो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगी। तो शो ए की जगह मुझे यहाँ पर करना है शो बी। हमारे पास जो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस कीबोर्ड के अंदर, तो बेसिकली मुझे करना क्या था कि यहाँ पर शो ए की जगह शो बी कर दिया और उसके बाद ए ही का ऑब्जेक्ट एक्स ही यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू जो हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर बी है उसकी वैल्यू यहाँ पर शो करनी है। तो यहाँ से मैं मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी को यूज करते हुए यहाँ पर बी जो है उसे प्रिंट कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो हमारे पास क्लास ए का एक्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर ए और बी की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से मैं प्रिंट कर सकता हूं। तो इस चीज को अब इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो वो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ए है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए का मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया एक्स। उसके बाद मुझे क्या करना है कि बी का एक नया जो ऑब्जेक्ट है मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा। अब बी के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं शो ए और शो बी को यहाँ पर इस तरह से जो है वो मैं कॉल कर सकता हूँ। तो इस चीज को कॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम जो है वो बेसिकली किस तरह से होगा। अब मुझे यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी कि शो ए और शो बी के अंदर मुझे कोई ना कोई पैरामीटर्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जब मैंने यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन की तो एज अ पैरामीटर मुझे ए का कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इत्तेफाक से यहाँ पर एक्स ही नाम रखा है, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इसका ए का जो एक ऑब्जेक्ट है एज अ पैरामीटर यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोबारा से मैं एज एन पैरामीटर यहाँ पर ए का जो ऑब्जेक्ट एक्स था वही यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब उम्मीद है कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं आपको एक मतलब फिर से इसकी जो है तफसील बताता हूँ कि मुझे करना क्या था कि मैंने
क्योंकि इन फंक्शन की मदद से कोई भी ए की जो ए का एक ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी थी, तो मुझे ए जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। उसके बाद बी का एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं हमारे जो फंक्शंस हैं उन्हें कॉल कर सकता हूं। तो फंक्शंस को मैंने किस तरह से कॉल किया कि मैं जानता हूं कि बी का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो था वाई। तो वाई डॉट शो ए करने के बाद मैंने एज अ पैरामीटर उसके अंदर ए का एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास ये जो एक्स है इसके अंदर जो भी वैल्यूज है हमारे पास ए और बी की, वो चीजें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो होगा क्या कि पहले वैल्यू ऑफ ए जो है वो 1 होगी और उसके बाद वैल्यू ऑफ बी 2 मुझे प्रिंट करके दिखाई जाएगी, क्योंकि मैंने हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया था कि ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। तो इस चीज को आप मजीद तफसील इसकी जो है वो देख सकते हैं, किस तरह से करना है आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये देख लें कि द वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 2। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके अंदर जो चीजें आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं वो इस तरह से है कि आप इस क्लास ए के अंदर एक इस तरह का फंक्शन बना लें या दो फंक्शन बना लें जो कि ए और बी की वैल्यूज को सेट करते हो। तो उसकी मदद से आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज को चेंज करने के बाद दोबारा फिर से इस बी ऑब्जेक्ट के अंदर वो शो ए और शो बी के फंक्शन को रन करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए की चेंज्ड वैल्यूज हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये काम जो है वो आपको खुद करना है। तो बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस की। तो स्टैटिक फंक्शन के नाम से आपको कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि ये फंक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेट करता है। तो अगर आपको इस चीज का अंदाजा हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास एक इस तरह का फंक्शन जिसे हम बगैर किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हुए एक्सेस कर सकते हैं, तो इस किस्म के फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने क्लास बनाई है और मैं उसके फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप जानते हैं कि नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर मुझे ये करना पड़ता था कि उस क्लास का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसके जो भी उसके अंदर जो मैंने मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर किए थे उन्हें एक्सेस कर सकता। तो इसकी जो जिंदा मिसाल है वो आपके सामने है कि जब मैंने हमारी जो बी क्लास है उसके फंक्शंस को कॉल करना चाहा तो उसके लिए मुझे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और उसकी मदद से मैं उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता था। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे पेश आता है कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले मैं उसके किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करूं, तो उस सूरत में मुझे स्टैटिक फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा इसका जो मेन मकसद होता है, जो हर एक किसी भी चीज को करने का एक मकसद होता है, तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि मैं उन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकूं जिसके बारे में पहले मैंने बात की थी। तो मैं बेसिकली इस फंक्शन की मदद से जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, उन्हें एक्सेस करता हूं। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जिस तरह से मैंने एक स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर किया था उसी तरह से मैं किसी भी स्टैटिक फंक्शन को सिंपली एक स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हुए डिक्लेयर कर सकता हूं। इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में अभी बाद में बात करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि हमें एक एग्जांपल हमें दी गई है, तो मुझे क्या करना है कि इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है जो कि काउंट करे कि एक क्लास के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं। अब इसके बारे में आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में भी यही इस तरह का कुछ प्रोग्राम जो है वो आपको करके दिखाया था, एक सिंपल स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज करते हुए। लेकिन अब इसके अंदर और उस प्रोग्राम के अंदर फर्क ये है कि ये प्रोग्राम जो है ये उस वक्त भी रिजल्ट शो कर सकता है कि जब हमारे पास जो क्लास थी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया गया। तो आप जानते हैं कि जब मैंने उस सूरत में मैंने काम किया था तो मुझे ये करना जरूरी था कि मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का बनाता और उसके बाद ही मैं चेक कर सकता था कि उस क्लास के अंदर मल्टीपल कितने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैंने उस क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इस फंक्शन जो मेरे पास जो फंक्शन होगा एक स्टैटिक फंक्शन, उसकी मदद से मैं ये चीज भी शो करवा सकता हूँ कि हमारी क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया गया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो इस प्रोग्राम के बाद आपकी दूर हो जाएगी। तो मुझे अब करना क्या है कि मैं एक नई क्लास जो है यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे आपको ये कोड जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो मैं इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा कि एक क्लास सी नई एक क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर एक स्टैटिक जो है वो एक स्टैटिक डेटा मेंबर को यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होगा, हमारे पास स्टैटिक इन एन। तो आप जानते हैं कि जब मैंने एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर इसे यहाँ पर अपने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसको किस तरह से यूज करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसे डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके अंदर जो भी वैल्यूज को असाइन करना होता है वो प्रोसेस हम इस क्लास के बाहर करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो एक मेंबर फंक्शन होता है, ये क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट के साथ शेयर किया जाता है। इस वजह से इसकी
जो भी इनिशियलाइजेशन होगी वो इस क्लास के बाहर होगी। अब मुझे क्या करना है कि एक स्टैटिक फंक्शन जो है उसे डिक्लेयर करना है, तो फंक्शन को मुझे लाजमन पब्लिक के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ता है। तो स्टैटिक जो हमारे पास ये होगा, ये कुछ इस तरह से स्टैटिक इन और काउंट नाम से हमारा ये जो फंक्शन है ये होगा। तो ये करेगा क्या कि इस क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे ये उनके नंबर को हमें शो कराएगा कि इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं। तो सी के अंदर जो हमारे पास एन हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सबसे पहले यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर चूंकि ये एक इंटीजर डेटा मेंबर है तो मुझे यहाँ पर इंट भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा ताकि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हमें पता चले कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है। इसके अलावा अब मुझे क्या करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो स्टैटिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर इंटीजर और सी, तो इसी तरह से आप जानते हैं कि मैं किस सेंटेंस को फॉलो करते हुए इसे यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वो चीज जो है वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक मरतबा फिर से इस चीज का एक दोबारा से थोड़ा सा राउंड कराता हूँ। हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर था, तो स्टैटिक डेटा मेंबर एक इस तरह का होता है, एक वेरिएबल कि जिसके अंदर जो वैल्यू है वो रिजर्व रहती है कि अगर पहली मरतबा इसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीमेंट की गई है तो दोबारा फिर से हमारा जो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जब इसको यूज करेगा तो उसकी वैल्यू अगर पहले 1 थी तो वो 1 ही रहेगी, दोबारा फिर से इसकी वैल्यू जो है वो 0 पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बी के अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो उसकी पहली वैल्यू को ओवरराइड करेगा या उसकी उसी वैल्यू को वो एक्सेस भी कर सकता है। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पहली जो वीडियो थी उसे दोबारा से देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। तो मुझे करना क्या है कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ, जब मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ काउंट नाम का फंक्शन, तो चूंकि उसे काउंट करना है कि इसके कितने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं इस क्लास के। इस काउंट हमारे फंक्शन की वर्किंग किस तरह से होगी कि इसे सिंपली यहाँ पर जो एक स्टैटिक मेंबर्स है इंटीजर नाम डेटा टाइप का एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पर वो डिस्प्ले करेगा। तो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा तो मुझे सिंपली यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज एन एंड एल। अब ये काम जो है वो किस तरह से होगा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं लिखा कि जिसकी मदद से मुझे पता चल सके कि इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए गए। तो वो काम बेसिकली किस तरह से होगा कि मैं यहाँ पर एक इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करूंगा हमारी सी क्लास का, और उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही हमारी जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है तो उस सूरत में हमारे जो n की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दी जाएगी 1 के साथ। इसका मतलब ये है कि जब मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट इस क्लास का नहीं बनाया तो सूरत में हमारी n की वैल्यू थी 0, और जैसे ही मैं उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर से अगर मैंने उसी क्लास का एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी जो वैल्यू थी 1 वो 1 से इंक्रीमेंट करके 2 कर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरह से इस चीज को यूज करूंगा। तो इसी फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाए गए उन्हें आपको दिखा सकता हूं कि मैंने इसकी मदद से कितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट किए। तो अब मुझे क्या करना है कि एक सी नाम की क्लास बनाई। अब पहले मैं आपको एक सिंपल वे में इस चीज को करके दिखाता हूं कि मुझे आम तरीके से अगर 2 तरीके से मैं देखता कि एक सिंपल जो एक फंक्शन है उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता कि यहाँ पर कोई भी एक सी हमारी जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना पड़ता और उसके बाद इस फंक्शन को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता था। तो मैं इसी चीज को आपको पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि वी डॉट काउंट अगर मैं करूंगा तो इसकी मदद से मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ कि हमारे पास इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्निंग भी आ रही है, तो मैं इस चीज को यहाँ से देखता हूँ कि बेसिकली गलती क्या आई है हमारे पास। तो ये चीज जो है ये आप इग्नोर कर भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी इस तरह की मसले वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए कि द वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 2। तो ये बेसिकली इसका आउटपुट था हमारी पहली स्टेटमेंट्स का। तो जो हमारे पास जो इस वक्त जो हमें देखना था वो ये है कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 1। तो आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की मदद से मैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं उन्हें काउंट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद दोबारा फिर से मैं जी और वाई यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं दोबारा फिर से इसे रन करूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कोई एरर आ गया कि मैंने यहाँ पर वाई नाम के ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर चूंकि मैंने बी का भी एक ऑब्जेक्ट बारे में आया था तो मैं दोबारा से इसे इस तरह से नहीं कर सकता। तो मैं इसे दोबारा फिर से एक मरतबा रन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये बताएगा कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 2।
तो अब हमारे पास जो एक स्टैटिक फंक्शन जो है उसे यूज करने का जो मकसद था वो मैं आपको बताता चलूं कि उसका जो, क्योंकि ये जो एक सिंपल काम था ये तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन की मदद से भी कर सकता था, लेकिन अब मुझे फायदा क्या होगा कि मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और आपको अब दिखाता हूं कि मैं सिंपली बगैर किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हुए, बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाए इस सी क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया। आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे कमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया गया। तो इसको बगैर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी मैं हमारे पास ये जो फंक्शन है जो मैंने ऐसा स्टैटिक फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसे कॉल कर सकता हूँ। तो कॉल करने का तरीका बेसिकली वही होगा कि जिस तरह से मैं एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो है इसी फंक्शन को यहाँ से कॉल कर सकता था, कि जैसे मैं यहाँ पर इन फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसी तरह से इसे कॉल करने के लिए भी बगैर किसी ऑब्जेक्ट को बनाए मैं इसको कॉल करने के लिए इस सिंटैक्स को फॉलो कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसे रन करूंगा तो ये बताएगा कि इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो जो हमारे पास n था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो n था उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो थी वो थी 0। तो चूंकि मैंने इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन था ये काम नहीं करेगा, तो ये कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट नहीं की जाएगी। तो इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 0 दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 0। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि एक स्टैटिक फंक्शन को डिक्लेयर करने का मकसद ये था कि मैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट को बनाए इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, उसकी मदद से हमारे पास जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसकी वैल्यूज को आपको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट से जो भी आपके जवाब होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब जो है वो दूंगा। अगर आपको मैं जवाब ना दे सकूं तो आप आपस में इंटरेक्ट करें, कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट किया करें। अगर आपको कोई बंदा, कोई भी आपको एक स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछ रहा है, आपको उसका जवाब आता है तो आपको उसका जवाब जो है वो देना चाहिए, इससे पहले कि मैं उस चीज को नोटिस करूं और उसका जवाब जो है वो दूं। तो अगर आपने अभी भी इस सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो उम्मीद है कि मैं अब अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड करता हूं तो आप शुरू से इसे देखेंगे और अपने तमाम जो C++ के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। अपनी सजेशन वगैरह भी पोस्ट करते रहें ताकि मैं अपनी सीरीज को बेहतर बना सकूं। आपको इसी चैनल के अंदर मजीद बहुत सी इंटरेस्टिंग सीरीज जो है वो मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।